केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर नंबर क्या है ये बता दो जरा। 5 ना। यस सर। 5। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग में अभी तक जो हमने पढ़ा है वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इन बीवीटी we have done bond parameters like है ना bond parameters, जिसमें बॉन्ड लेंथ की बात आई थी। बॉन्ड ऑर्डर तो हम बात कर चुके थे लुइस मेयन एंड बॉन्ड एनर्जी। जब बॉन्ड एनर्जी की बात आई तो हमें पता चला इसमें टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स होते हैं। तो उसमें क्या क्या थे, सिग्मा पाई डेल्टा, ठीक है। और हमें ये भी पता था सिंगल बॉन्ड में लेट्स से सिंगल बॉन्ड हो कहीं पे तो 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड हो तो 1 सिग्मा 1 पाई, एंड ट्रिपल बॉन्ड हो तो है ना 1 सिग्मा 2 पाई। ये सिग्मा बॉन्ड किस किस से बनते हैं, एसएस ओवरलैप, एसपी ओवरलैप एंड पीपी ओवरलैप, राइट। एंड पाई बॉन्ड आपके बन रहे थे पीपी ओवरलैप एंड पीडी ओवरलैप एंड डेल्टा बॉन्ड डीडी ओवरलैप, ठीक है। ये तो ब्रीफ समरी होगी जो मैंने आपको बताई। अब इसमें भी देखो ये आता है कि टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में ये बॉन्ड जो ओवरलैपिंग है वो कौन से टाइप के होनी चाहिए, विच टाइप ऑफ ओवरलैपिंग विल फॉर्म बॉन्ड, है ना। तो अब आज की क्लास में यही पढ़ेंगे, विच टाइप ऑफ विल फॉर्म बॉन्ड। हाँ, लेक्चर अभी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, बिफोर वी आर गोइंग टू लेट्स अंडरस्टैंड विच टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, हमने आपको कैलकुलेट नहीं वैष्णवी, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में तो हो ही नहीं सकता ना, डी तो ऐसा होता है राइट, ऐसा 4 लोग होते हैं ना, राइट। तो ये आपस में जैसे मान लो इंटरेक्ट करें जैसे डी एक्स वाई से, है ना, ऐसा, ठीक है वैष्णवी। तो वहां तो 4 लोब्स हैं, तो काइंड ऑफ एक तरह से परपेंडिकुलर प्लेन में ही हुआ ओवरलैपिंग, राइट। चलो, तो मैंने आपको ये बता दिया था कि कैसे कैलकुलेट करना है सिग्मा और पाई बॉन्ड, कोई स्ट्रक्चर दे रखा हो तो। ये नहीं हुआ है ना अभी ना? तो जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिख लेता हूँ, फिर इस पे आते हैं विच टाइप ऑफ ओवरलैपिंग विल फॉर्म बॉन्ड, उसके बाद आएंगे तो कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई। इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, तो कुछ स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो पहला कंपाउंड है जिसको है CCN4। सोचो ये कैसा बनेगा और टोटल सिग्मा और पाई बॉन्ड बताओ। चलो ये स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है, फिर बताना। CN कैसा होता है पता है ना, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, राइट, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। द स्ट्रक्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जो लोग स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे वो फिर सिग्मा और पाई बॉन्ड भी बता नहीं पाएंगे, है ना। स्ट्रक्चर ये है CCN4। कैसे याद आया हमें, मैंने आपको बताया था HCN, CN माइनस बताया था या तो, है ना, ये HCN है। अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो ये क्या बनेगा, CN माइनस। तो याद भी होगा आपको कि CN माइनस में मैंने बताया था कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है, ये बता दिया। मौसमी, पिछली बार डांट पड़ी थी तुम पे। अब वैसे माइक तुम्हारा ऑन हो जाता है और बोलते कुछ नहीं हो, पढ़ाई कर रहे हो।
अब लड़की बोलेगी नहीं। कब तक चलेगा ऐसे मौसमी बेटा, कब तक चलेगा? चलो बताओ ये जल्दी से कैलकुलेट करके सिग्मा पाई ऑन। ओके, सो यू जस्ट हैव टू काउंट हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर। तो सिग्मा बॉन्ड तो सब सारे बॉन्ड्स में ही होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सिग्मा। हाउ मेनी पाई? 2 3 4 6 8। ठीक है, सबको आ गया? चलो अब ये तुम बताओ C2CN होल 4, सॉरी C2CN होल ट्वाइस, इसका तुम बताओ। तो देखो यहाँ पे C2CN होल ट्वाइस, तो C2 ऐसा हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड CN। ये स्ट्रक्चर बना लिया था, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड आएगा। अब देखो हर कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी है ना, ये 4 बॉन्ड बना रहा है, ये भी 4 बॉन्ड बना रहा है, ये भी 4 बना रहा है, राइट, लाइक दिस। सो हाउ मेनी सिग्मा? 1 2 3 4 5 5 सिग्मा। हाउ मेनी पाई? 2 4 6 पाई। बोलो क्रिश, क्या दिक्कत है? सर एक बार फिर से बताएंगे कैसे करते हैं, मैं देखो डिस्कनेक्ट हो CN गया तो था। तुम्हें पता है, 2 CN हो गए, राइट, ठीक है, मान लो 2 CN मैंने लगा दिए। मतलब इस कार्बन को एक बॉन्ड और बनाना है, इस कार्बन को एक बॉन्ड और बनाना है, ठीक है। तो मान लो अगर इसने एक ही कार्बन से बना लिए, तो इस कार्बन को 2 बॉन्ड बनाने होंगे और ये वाला कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने होंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब है ये वाला CN जो है वो इस कार्बन के साथ जुड़ा होगा। ओके। अब इसको कितने बॉन्ड बनाने हैं बताओ, कितने बॉन्ड बनाने हैं क्रिश? 4। अरे एक तो बन गया ना, कितने बनाने हैं अब? 3, इसको 3, हो गया। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो काफी आसान हो जाएगा, है ना। और बहुत सारे जगह पे आपको अगर स्ट्रक्चर नहीं आता है तो दिक्कत आएगी, तो स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा ध्यान दो, है ना। स्ट्रक्चर बनाना हिडन ट्रायल मेथड, ये धीरे धीरे आएगा। सबको स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम होती है सूरज, डोंट वरी, वो भी धीरे धीरे आ जाएगा, वही है। मान लो बेंजीन है, लेट्स से बेंजीन, अब इसमें बताओ। सिक्स मेंबर साइकिल आर, ये बेंजीन है बेटा। साइक्लोहेक्सेन होगा तो उसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड नहीं होगा, है ना। बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं देखा पहले कभी बेंजीन?
साइक्लोहेक्सेन में क्या होता है, ये डबल बॉन्ड नहीं होते। हेक्सेन, एन, एन मतलब एल्केन, नो डबल बॉन्ड, राइट। बेंजीन स्ट्रक्चर हैज अ सर्कल इनसाइड इट, करेक्ट। उसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, उस पे आएंगे थोड़ी देर। अब जितने लोगों ने यहाँ पे ऐसे सिग्मा 3 पाई ऐसे करके मुझे आंसर दे रहे हैं, वो उनका गलत है आंसर, क्योंकि वो भूल गए हैं दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड bond line structure, and this structure does not show carbon hydrogen bond. बताओ, कोई मुझे बताएगा कि बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को पता है? C6H6, ठीक है, इसका मतलब 6 हाइड्रोजन है, दिख रहे हैं कहीं यहाँ पे 6 हाइड्रोजन? नहीं। 6 कार्बन कौन कौन से? ये 6 कार्बन है। अब इसमें से सारे कार्बन जो है वो कितने बॉन्ड बना रहे हैं? कोई भी कार्बन, जैसे ये वाला कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 2 ये, 1 ये, 3। ये वाला कार्बन 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 3, राइट। एनी लेट्स से कार्बन, दिस इज फॉर्मिंग 2 एंड दिस वन इज 3, 3 एट बॉन्ड्स बना रहे हैं। ये यहाँ पे हमें 3 बॉन्ड्स ही दिख रहे हैं। इसका मतलब है फोर्थ बॉन्ड क्या होगा? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, व्हिच वी आर नॉट एबल टू सी। ठीक है, ये ड्रॉ नहीं किया गया था, ये आपको खुद से दिमाग लगाना है, ठीक है। अब इसमें अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पूछ जाएंगे तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तो सारे सिग्मा ही होने वाले हैं, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे? है ना, जितने हाइड्रोजन है उतने, राइट। सो 6 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड प्लस बाकी हर एक कार्बन कार्बन बॉन्ड में एक एक बॉन्ड होगा सिग्मा, तो 6 कार्बन कार्बन सिग्मा, तो टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड 3 हो गया। ठीक है, डबल बॉन्ड के बाद करेक्ट है। ऐसे अगर मान लो मैं नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ये नेफ्थलीन है, ठीक है। अंदर ये ऐसे मान लो ये नेफ्थलीन है। नेफ्थलीन सुना है? नेफ्थलीन कहीं पे? नेफ्थलीन वॉल्स, वॉल्स आती है ना उसमें टॉयलेट में डालने वाली, कहीं है ना स्टोरेज के लिए भी आती है, राइट। व्हाइट व्हाइट कलर की वॉल्स देखी होंगी, सबने देखी है ना? हाँ सर देखिए। अब देखो ये जो है ये स्ट्रक्चर है। अब आप बताओ इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई? तो अब आगे वही है ना आंसर। तो पाई बॉन्ड तो साफ साफ दिख रहे हैं, 5 पाई है ना। बस हमें सिग्मा बॉन्ड देखने हैं। सो हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर, बताओ इसका फॉर्मूला क्या है? तो बताएगा मुझे इसका फॉर्मूला क्या होगा? C10H8, C10H8। तो सिग्मा बॉन्ड तो क्लियर ऐसे दिख गए, है ना। सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे? 6 कार्बन, सॉरी 8 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना।
प्लस और कितने होंगे यहाँ पे, है ना? सो यू हैव जस्ट हैव टू काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, ठीक है? Just count from somewhere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितने हो गए? 19 सिग्मा प्लस 5 पाई, ठीक है? ठीक है, जो लोग 18 लिख रहे हैं उन्होंने एक ये वाला मिस कर दिया, है ना? आपने राइट ये वाला बॉन्ड मिस कर दिया, 18। ठीक है, तो ऐसे पाई बॉन्ड बन जाए, निकल जाएंगे, राइट? सबको आगे चलते हैं आगे, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अब आते हैं टाइप, विच टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स, विच टाइप ऑफ ओवरलैपिंग फॉर्म्स बॉन्ड? आंसर है पॉजिटिव ओवरलैप। पॉजिटिव ओवरलैपिंग क्या होती है? पॉजिटिव ओवरलैपिंग, तो जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑर्बिटल्स, उसमें इलेक्ट्रॉन की एक वेव है, राइट? फेज है ना? वो जो ओवरलैपिंग होती है उसमें हम मानते हैं कि फेज डिफरेंस जो इलेक्ट्रॉन की वेव का है वो 0 है, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टाइप का, ठीक है? तो जैसे अगर मान लो मुझे एस एस ओवरलैप करना है, तो ये एक एस है। मान लो मैं अभी यहाँ पे साइन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, प्लस मतलब है ना, कि वेव, जो भी इलेक्ट्रॉन की वेव है, स्पिन है, उसका जो साइन है वो प्लस है वेव का, मतलब एक डायरेक्शन में। और दूसरा जो एस ऑर्बिटल है उसमें भी प्लस ही है, दोनों प्लस प्लस है, या तो दोनों प्लस प्लस हो या दोनों माइनस माइनस हो, उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव ओवरलैप, नो फेज डिफरेंस, है ना? तो ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये ऐसे ओवरलैपिंग हो जाएगी, राइट? इस तरह से, बस ये याद रखना है, ये पॉजिटिव। सेकेंड, हमने देखा एस और पी में भी होता है, एस प्लस है, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है? ये प्लस का रिप्रेजेंटेशन ये है कि जो इलेक्ट्रॉन की वेव है उसका क्या अच्छा डायरेक्शन है, राइट? उसके हिसाब से। तो ये प्लस प्लस आपस में अगर मान लो ओवरलैपिंग कर रहे हैं या माइनस माइनस ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव ओवरलैप। सेम साइन, सेम साइन, ये हो गया एसपी, एसपी ओवरलैप। ये प्लस का मतलब है इनको जोड़ रहे हैं, राइट? सो इफ यू आर नॉट गोइंग टू राइट दिस प्लस देन इट इज आल्सो ओके, है ना? ये 3 4 प्लस में कंफ्यूज मत हो जाना। थर्ड, ईपी ओवरलैप। ईपी ओवरलैप, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो सेम साइन वाले एक साथ बस जोड़ने हैं, ठीक है? सेम साइन वाले ऐसे एक साथ जोड़ने हैं, तो ये हो गया पॉजिटिव ओवरलैप। फिर अब यहाँ नोट लिख लेते हैं, नोट, जीरो ओवरलैप एंड नेगेटिव ओवरलैप does not form, do not form
बॉन्ड। तो जीरो ओवरलैप और नेगेटिव ओवरलैप का मतलब क्या है? नेगेटिव ओवरलैप तो सिंपल है ना। नेगेटिव ओवरलैप का मतलब क्या है? ये प्लस और ये माइनस अपोजिट है ना, प्लस माइनस आपस में ओवरलैप कर रहे हो। तो जीरो ओवरलैप का मतलब क्या है वो यहाँ समझ लेते हैं। तो जीरो ओवरलैप में मान लो ये एस है और ये वाला पी है। तो अगर ये दोनों जुड़ रहे हैं तो ये कैसे जुड़ेंगे? तो ये जीरो ओवरलैप हो गया। So this type of overlapping will not result in any type of bond. ऐसे ही मान लो कहीं पे ये P है और एक P ये है, ये दोनों आपस में जुड़ गए, कैसे ओवरलैपिंग हो जाएगी? ऐसे। दिस इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू रिजल्ट इन एनी बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इस तरह की ओवरलैपिंग हुई। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, है ना? हाउ टू आइडेंटिफाई? तो जैसे अगर मान लो मैंने मिक्स फिक्स कर दिया कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जैसे मान लो यहाँ पे z एक्सिस है, लेट्स से इफ internuclear axis is z axis, मान लो, तो SPZ ओवरलैप क्या हो जाएगा? सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, है ना। SPZ कैसा होगा? S ऐसा और PZ भी अलोंग द लेट्स से एक्सियल डायरेक्शन में ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो सही है SPZ ओवरलैप। लेकिन अगर मैं SPX या फिर SPY बोलूंगा तो क्या होगा? तो ये जीरो ओवरलैप। समझ में आ रहा है ये बात? राइट, दिस इज गोइंग टू बी जीरो ओवरलैप SPX SPY। क्यों? राइट, क्योंकि ये S ऐसा है और PX कैसा हो जाएगा? मान लो PX ऐसा हो गया, PY ऐसा हो जाएगा मान लो, है ना, अभी अंदर और बाहर की तरफ ऐसे। राइट, तो इसलिए तो ये जो भी है नीचे क्या आएगा? जीरो ओवरलैप। बट यहाँ पे एक और बात है, अगर मान लो मैंने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस x ले ली तो SPX हो जाएगा हमारा सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, एंड SPY एंड PZ क्या हो जाएगा? जीरो ओवरलैप। इतनी बात समझ आ रही है? तो ये इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि कौन सी वाली इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। ये नो, है ना। जो भी एक्स एक्सिस है, जो भी एक्सिस है आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, उसके हिसाब से तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। बाकी दोनों पी क्या बनाएंगे? जीरो। ऐसे ड्रॉ कर लो। तो अब एक तो ये हो गया। अब मान लो पीपी वाला देख लेते हैं। सिमिलरली इफ, है ना, लेट्स से इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज जेड, तो पीजेड पीजेड ओवरलैप बनाएगा सिग्मा बॉन्ड, पीएक्स पीएक्स और पी वाई विल फॉर्म पाई बॉन्ड। बट कहीं पे लिखा है पीएक्स पीवाई, जीरो ओवरलैप। ठीक है, पीजेड पीजेड तो कैसा हो गया? ऐसा। पीएक्स पीवाई कैसा हो गया? ऐसा। राइट, पीएक्स पीजेड पीवाई कैसा हो गया? ऐसा। राइट, तो ये फिर इनकी ओवरलैपिंग नहीं होगी, ये तो सिग्मा और पाई दिख रहे हैं। राइट, ये हो जाएगा बस जीरो ओवरलैप। कुछ भी हो सकता है, ये पीएक्स पीजेड लिख लेते हैं, आसान रहेगा बनाने में। ऐसा। तो ये बहुत जरूरी है कि आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सेस क्या है। अगर मान लो इंटरन्यूक्लियर एक्सेस चेंज हो जाती है तो फिर आपको, जैसे मान लो एक्स हो जाती है, तो अब पीएक्स पीएक्स क्या हो जाएगा? सिग्मा बॉन्ड। और पीजेड पीजेड क्या हो जाएगा? पाई। ठीक है, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सेस पे ध्यान रखना। आपको पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैप विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, और इसे कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं।
तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या pz will be a pi bond जब x इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगा तब। यस तो नेगेटिव ओवरलैप तो कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं है, बस एक लिख लेते हैं। नेगेटिव ओवरलैप का मतलब क्या है कि इनकी फेज जो है वो अपोजिट है एक दूसरे से। एक एग्जांपल लिख लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा आपको। बस मान लो ये प्लस और ये माइनस है, और ये माइनस और ये प्लस है, तो क्या बन गया? प्लस माइनस प्लस माइनस। माइक ऑफ रखो। यश यश शेट्टी। Px Py will be zero overlap। हाँ हमेशा, अगर दो अलग अलग पी को मिलाएंगे तो वो जीरो ओवरलैप। ठीक है, तो ये नेगेटिव ओवरलैपिंग हो गई। बात आती है, ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कंप्लीट हो गई कि हमने कितने टाइप के बॉन्ड पढ़े, किस तरह के ओवरलैप बनाएंगे इन बॉन्ड्स को, राइट। ये सब हमने पढ़ लिया। अब इसमें आता है लिमिटेशंस ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखो बैलेंस कैसे लिख रहा हूँ मैं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो लिमिटेशन क्या थी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, वो थोड़ा समझते हैं। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाज एबल टू लेट्स से एक्सप्लेन कि बॉन्ड किस किस तरह के बनेंगे, और उसी के हिसाब से हमें ये भी पता चल जाएगा कि दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस क्या है, राइट। अगर कहीं पे कोई बड़ा है, लेट्स से मैंने ये आपको बता दिया था कि 2p ओवरलैप इज स्ट्रॉन्गर देन 2p एंड s2s2s, ये बता दिया था। ठीक है, और 1s ओवरलैप सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट है 1s ओवरलैप। तो ऑल लेट्स से सिग्मा बॉन्ड्स, H2 का जो बॉन्ड एनर्जी है वो सबसे ज्यादा आती है। ठीक है, ये भी बता दिया था। तो जहां 1s आ जाएगा ना, 1s का साइज बहुत छोटा है, 1s का साइज बहुत छोटा है, मतलब हाइड्रोजन जहां पे भी आ जाएगा साइज बहुत छोटा है, इसके कारण बॉन्ड लेंथ हो जाती है कम और बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। ये कहीं पे लिख लेना अपने हिसाब से ये बात, हाइड्रोजन इज हैविंग स्मॉल साइज, सो इफ हाइड्रोजन इज अटैच्ड तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ इज गोइंग टू बी लेस एंड बॉन्ड एनर्जी इज गोइंग टू बी मोर। सर यू मेंशन दैट pp बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एज इट इज ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। हाँ ये बात सही है, pp, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बोला था हमने। pp मैंने बोला था ज्यादा है किससे, है ना, ps से और ss से। ss मतलब 2s बोला था वहां पे। 1s ओवरलैप सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो अगर नहीं है तो ये लिख लो, है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ में 1s 2p 2p 2s 2s। और भी लिख सकते हो, जैसे मान लो तो कहीं पे अगर मान लो मैं साइज बढ़ाता जा रहा हूँ तो फिर क्या होगा, वो कम होता जाएगा। जैसे कहीं पे लिखा है 1s 2p, it is going to be stronger than 1s 3p, going to be stronger than 1s 4p, going to be stronger than 1s 5p। ये किसका क्या मतलब हो गया, ये हो गया HF हाइड्रोजन फ्लोरीन, HCl HBr HI। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी,
है ना, साइज इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस। ये बातें याद रखना। तो ये किसी के लिए भी है, मान लो 2p ओवरलैप इज आल्सो गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर देन 3p या 2p समझ आ रहा है? ठीक है, चलो आगे। अब लिमिटेशन ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है? So valence bond theory was able to explain bond energy and bond length, but it was failed to explain bond angle. Fails to explain bond angle, or you can say structure of a molecule. जैसे एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल है NH3 का, लेट्स से, right? When nitrogen is forming 3 bonds with hydrogen, so let's say I have drawn 3 bonds like this with hydrogen. ठीक है, अब नाइट्रोजन बॉन्ड कैसे बनाते हैं, अगर थोड़ा सा हम डिटेल में जा रहे हैं, तो फर्स्ट यू नीड टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, 1s2 2s2 2p3। नाउ जो आउटर मोस्ट सेल है वो इलेक्ट्रॉन लिख लिए, है ना, 1s2 की जरूरत नहीं है तो इसको नहीं। नाउ यू आर गोइंग टू सी हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर देयर। सिंस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड ओवर हियर, तो इसका मतलब ये है कि यही तीन जो है ना वो बॉन्ड बना रहे होंगे। मैंने आपको बताया है ये बात कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्स, है ना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब ये सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए, किससे? हाइड्रोजन से। तो 3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के क्या होता है 1s1, मतलब इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये हो गया। तो ये तीनों p इस s के साथ ओवरलैप बनाएंगे। कौन सा ओवरलैप बनेगा? ps ओवरलैप, राइट? ऑल दीज 3 आर गोइंग टू ओवरलैप विद 3 हाइड्रोजन। तो ये 3 हाइड्रोजन है ना, एक मत याद रखना है, ऐसे मुझे 3 बार लिखने पड़ेंगे, ठीक है? 3 हाइड्रोजन 1h1 है ना। तो लेट्स ड्रॉ इनमें कौन सा ओवरलैप हो रहा होगा। तो अगर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के 3 p ऑर्बिटल हम ऐसे ओवरलैप कर ड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स से ये हो गया, है ना, एक, दूसरा और तीसरा। तो बड़ा बना, लेट्स से ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस। पहले तो z वाला बना लेते हैं, ठीक है? फिर ये x वाला और y वाला, ये हो गया, और ये ऐसे x, ठीक है? ये हो गया तीनों। अब इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन ओवरलैप कर रहा होगा। तो लेट्स से हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल इस मान लो px वाले से ओवरलैप कर रहा है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया। इस वाले नाइट्रोजन और इस वाले हाइड्रोजन के लिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होगा? x एक्सिस, ठीक है, क्योंकि दोनों के न्यूक्लियस किस पे प्रेजेंट है? x एक्सिस पे, और इनके बीच में ओवरलैप हो रहा है, ये हो गया सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है इतनी बात? ऐसे ही दूसरा वाला हाइड्रोजन, वो मान लो p वाइज ओवरलैप कर रहा है, तो इस वाले हाइड्रोजन और इस वाले नाइट्रोजन के लिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या हो गई? y एक्सिस, ठीक है? तो इनके बीच का जो ओवरलैप ये सिग्मा बॉन्ड बन गया है ना, एक्सियल डायरेक्शन में ओवरलैपिंग हो रही है सिग्मा बॉन्ड। ऐसे ही इधर z एक्सिस वाले से यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, ठीक है? इन दोनों का इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या हो गई? z एक्सिस, और ये ऐसा ओवरलैप हो गया। तो ये तीनों बॉन्ड्स तो हमें समझ में आ गए, तीनों सिग्मा बॉन्ड्स हैं। बट इफ यू आर गोइंग टू सी द डायरेक्शन इन विच द बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, तो देखो हाइड्रोजन किस डायरेक्शन में है? y डायरेक्शन में, यहाँ x डायरेक्शन में, और यहाँ z डायरेक्शन में। तो द एंगल बिटवीन h and h है ना, क्या होगा? 90 डिग्री। एंगल हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन, दिस इज गोइंग टू बी 90 डिग्री। ये क्या है? अकॉर्डिंग टू बीबीटी। बट
experimentally it is 107 degree. So this concept was not able to explain the bond angle. और bond angle अगर सही तरह से नहीं बताएगा तो structure सही तरह से नहीं बनेगा कि whether this NH3 is going to be lie in one plane, है ना, ये एक प्लेन में लाई करेगा, ऐसे टी शेप बना रहा है ना, या फिर ये कुछ ऐसा लाई बनाएगा, राइट, ऐसा कुछ पिरामिड टाइप का बनाएगा, कैसे बनाएगा ये नहीं पता है, राइट, विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि बॉन्ड एंगल ढंग से क्लियर नहीं हो रहा है, एक्सप्लेन नहीं हो रहा है, समझ में आ रही है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखो क्या होगा, है ना, बॉन्ड इन दो पी ऑर्बिटल के बीच का एंगल हमेशा 90 रहने वाला है, तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो बॉन्ड एंगल आता है वो लगभग 90 डिग्री ही आता है, तो ये इसकी लिमिटेशन हो गई। ये बात समझ में आ रही है, ये बता नहीं पा रहा है राइट बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए। तो उसमें एक नया कॉन्सेप्ट है, वो है हाइब्रिडाइजेशन। टू ओवरकम दिस कॉन्सेप्ट a new, let's say, theory is there or new postulates are there, that is hybridization। सुना होगा hybridization तब, उस पर थोड़ी देर में बात करेंगे। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत? ड्रॉ कर लो यहाँ तक। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे, अच्छा, जब ये बातें नहीं बताई जा रही थी ना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तब एक थ्योरी और आई थी, BSE-PR थ्योरी। वो थ्योरी में हाइब्रिडाइजेशन की बात कराऊंगा, क्योंकि वो हाइब्रिडाइजेशन के बाद ज्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो अभी के लिए हम क्या बोल रहे हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डन, एंड नेक्स्ट इज हाइब्रिडाइजेशन। बोलो सूरज। अरे भाई यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर, अभी हमने नोट्स में लिखा कि S और PX जो होगा वो 0 ओवरलैप बनेगा। तो सर अभी अरे हमने तो हमें तब बोला था कि जब PY इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है या PZ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। अच्छा, अभी ओके सर। यहाँ पे यही तो समझाया भाई, इस नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन और इस हाइड्रोजन के लिए ये दोनों बताओ कौन से एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, दोनों की इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है? X। एक्स। और इस वाले नाइट्रोजन और इस वाले हाइड्रोजन की इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है? Y। तो जब हम इस वाले हाइड्रोजन और इस वाले नाइट्रोजन का बॉन्ड बना रहे हैं तो हम कौन सी वाली इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लेंगे, ये या ये? Y ऊपर वाई वाली। वाली। अब बताओ क्या डाउट है? नहीं सर, समझ गया। नहीं इधर डाउट? चलो, तो यहाँ पे ये बात मतलब पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं हो पाई, तो ये इसकी लिमिटेशन है। सो नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग मॉडिफाइड, लेट्स से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऐसे करके लिख सकते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट। सो सिंस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है ना सब कुछ सही सही बता रही थी, केवल स्ट्रक्चर से ही नहीं बता रही, तो क्या किया, थोड़ा सा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, जो हमने पढ़ा था उसको मैं थोड़े से कुछ और, जैसे मान लो कुछ और बातें जोड़ दी, सो दैट अब सब बातें सही तरह से समझाई जा सकती है। नहीं, लिमिटेशन तो एक दो और हैं, जैसे अभी हम आगे देखेंगे
और जो मतलब हाइपर एडवांस, नॉट हाइपर एडवांस कॉन्सेप्ट है, उसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, तो वो वही सबसे ज्यादा वैलिड है, राइट। तो जैसे यहाँ पे ये भी लिमिटेशन आप यूज कर सकते हो कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी सेड कि पॉजिटिव ओवरलैप इज गोइंग टू फॉर्म बॉन्ड, बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, तो थोड़ा सा और भी है, लेकिन ये अभी सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है इब्राहिम। बहुत सारी लिमिटेशन में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मॉडिफाइड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट, तो क्या कह रहा था मैं, हाँ। अब जैसे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाज एबल टू एक्सप्लेन let's say a lot of, let's say, points very significantly, but it was not able to explain the bond angle, तो क्या किया, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। जैसे वही मैंने आपको बताया था ना कि कुछ हो रहा है, let's say something is happening and let's say you are scientist, तो आपने उन सारे एक्सपेरिमेंट को देख के, ऐसा होता है ना, आप लोग अपना मेथड बनाते हो आंसर देख के खुद से, अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसे ही। बट साइंटिस्ट लोग थोड़ा लॉजिकली करते हैं, है ना, हम लोग केवल आंसर को मैच कराने के लिए करते हैं, ठीक है। तो वही है ना, तो साइंटिस्ट लोग जो है ना, पहले रिजल्ट देखते हैं एंड देन दे आर गोइंग टू गिव यू अ थ्योरी कि अच्छा देखो ये ऐसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, ये वाला फिनोमेना, ये कुछ ऐसा हो रहा है, राइट। तो जब बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये सारी बातें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बनाई, तो उसको थोड़ा मॉडिफाई भी किया, राइट, जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट में। अब ये जो हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअल में हो रहा है या हाइपोथेटिकली? हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है या एक्चुअल में होगा कुछ? ऑन पेपर ही है ना, कोई रिजल्ट हमें बताना था, हमने सोचा ये ऐसा ऐसा कुछ हो रहा होगा तो हो जाएगा, हमें एक्चुअल में नहीं पता है कि ऐसा सच में हो रहा है या नहीं, सो इट इज ए हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। क्या एज्यूम किया गया, हमने ये एज्यूम किया कि जो देखो ज्योमेट्री या एंगल जो है वो किस एटम पे सबसे ज्यादा डिपेंड कर रहा है, वो है सेंट्रल एटम। किस पे सबसे ज्यादा डिपेंड कर रहा है? सेंट्रल एटम। उसके जो लोब्स हैं, अगर हम समहाउ ये दिखा दें कि इनके जो लोब्स बन रहे हैं, इनके बीच में एंगल 107 डिग्री आ रहा है, लेट्स से अमोनिया केस में, तो ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहे हैं, राइट, है ना, उनके बीच का एंगल 107 डिग्री आ जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल यहाँ पे एटम कौन है? सेंट्रल एटम। क्या बोला गया कि यहाँ पे जो ये सेंट्रल एटम है, इसके एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होके क्या बनाएंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। So it is a hypothetical concept and we have assumed that atomic orbitals of central atom, सबसे अगर एक से ज्यादा सेंट्रल एटम में कहीं पे, जैसे मान लो कहीं लिखा है N2H4, है ना, तो यहाँ पे एक से ज्यादा सेंट्रल एटम हो गए, है ना, तो फिर क्या होंगे? इन दोनों सेंट्रल एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे किसमें? हाइब्रिडाइजेशन में। सो वी अज्यूम दैट एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम, है ना, सेंट्रल एटम intermix with each other to form hybrid orbital. ठीक है, किसके एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर रहे हैं? So atomic orbital of central atom intermix with each other to form, है ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब बात आती है कि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल दिखता कैसा है, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, क्या नाम होगा, ये सब, है ना, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट, atomic orbitals of
comparable energy only atomic orbitals of comparable energy participate in intermixing, or you can say hybridization. कंपेरेबल एनर्जी का मतलब क्या है? Here comparable energy means orbitals of same n value. Same n value का मतलब क्या है? Principal quantum number of same principal quantum number. or one less और n minus 1 quantum number. सेम क्वांटम नंबर यहाँ भी ब्रैकेट में लिख ले रहा हूँ n और n minus 1 क्वांटम नंबर. तो जैसे अगर मान लो हमें बॉन्ड बनाना है, राइट, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाना है, तो हम बोल रहे हैं कि लेट्स से 3s और 3p के ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रहे हैं, तो उनकी n वैल्यू सेम है, राइट. कहीं पे ऐसा हो रहा है कि d भी पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्डिंग में, तो हम कह रहे हैं कि 4s 4p और 3d के ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स कर रहे हैं, तो 3d के लिए क्या हो जाएगा? n minus 1. ठीक है. Here comparable energy means orbitals of same quantum number n value or n minus 1 quantum. क्लियर है? सेकेंड हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड है ना. सो एनी टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल can participate in hybridization, है ना. hybridization and let's say you can say or bond formation. hybridization क्यों बना रहे हैं हम? बॉन्ड फॉर्म करने के लिए ना, बॉन्ड फॉर्मेशन. अनलाइक लेट्स से केमिकल बॉन्डिंग जो हमने अभी तक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी, तो उसमें बोला था कि केवल हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो है ना वो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, राइट. तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन में कॉन्सेप्ट में क्या कह रहे हैं कि कोई भी तरह के एनी टाइप ऑफ लेट्स से एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल. ठीक है. सो यू कैन से, यू कैन राइट इफ यू वांट, नोट करके, और नोट अकॉर्डिंग टू DBT half filled orbital, half filled orbital, or you can say unpaired electron, है, participate in covalent bond. ठीक है. according to valence bond theory half filled orbitals और unpaired electron participate in covalent bond. and है ना, दूसरी बात है ना, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फुल्ली फिल्ड एंड वैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड. यही तो पढ़ा ना, सॉरी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है? एक के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक के पास है ना वैकेंट ऑर्बिटल है. 2 इलेक्ट्रॉन मतलब फुल्ली फिल्ड, वैकेंट ऑर्बिटल मतलब बिल्कुल खाली. तो 2 इलेक्ट्रॉन उसने कोऑर्डिनेट कर दिए, जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको दे दिए, राइट. समझ में आया?
According to valence bond theory, fully filled and vacant orbital participate to form coordinate bond. तो ये बात हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ी थी, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे all these let's say 3 are going to participate in hybridization, so not necessarily in certain order, and then they are going to form bond formation. ठीक है, इसको ब्रैकेट लिख लो। यहाँ तक कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो पूछ लो। एवरीथिंग इज क्लियर? अभी तक हमने क्या बोला, फिर से देख लेते हैं कि पहले हम बात कर रहे हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल की। तो पहले दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते कैसे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, क्योंकि उन्हीं के हिसाब से स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्ड एंगल डिसाइड होगा। टर्मिनल एटम के लिए हाइब्रिडाइजेशन बोलने की जरूरत नहीं है, राइट, वो तो ऑलरेडी एंड पे है, वहां से बॉन्ड एंगल नहीं लगेगा ना, है ना। जैसे मान लो ये ए है, इसके लिए बॉन्ड एंगल बताना पड़ेगा, इसके लिए बॉन्ड एंगल की जरूरत नहीं है ना, ये किसी से जुड़ा नहीं है, सो दैट यू आर गोइंग टू से कि यहाँ बॉन्ड एंगल क्या होगा, हाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन, इट इज ऑलरेडी एट द टर्मिनल पोजीशन। ठीक है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर गोइंग टू पार्ट, है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम्स आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन इंटरमिक्सिंग। व्हिच टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल आर गोइंग टू पार्टिसिपेट, कंपेरेबल एनर्जी, मतलब उनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होना चाहिए और उनके क्वांटम नंबर में मैक्सिमम डिफरेंस 1 यूनिट का हो सकता है ऐसा। ठीक है, तो उनमें कैसे ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, तो वैकेंट, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड, एनी टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब बात करते हैं कि कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ये तो हमने एटॉमिक ऑर्बिटल की बात कर ली, हाउ मेनी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, तो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल participate in hybridization is equals to number of hybrid orbital form. ठीक है, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल्स टू, है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, है ना, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। जैसे एग्जांपल समझ, लेट्स से एक s और एक p जो है वो आपस में मिल रहे हैं, 1s एंड 1p। 1s का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 नहीं है, अमाउंट में बोल रहा हूँ, 1 नंबर ऑफ s ऑर्बिटल एंड 1 नंबर ऑफ p ऑर्बिटल आपस में मिक्स कर रहे हैं, तो कितने बनेंगे, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, क्योंकि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 2, उनका नाम क्या होगा, sp, है ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो अगर मान लो ये px, जैसे s प्लस px ड्रॉ कर रहा है, तो ये जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो किस डायरेक्शन में होंगे, इन x डायरेक्शन। हेलो, अगर यहाँ पे s जो है वो py के साथ हो रहा होता तो 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इन y डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, है ना, उसी हिसाब से आप डायरेक्शन बता दोगे कि किस डायरेक्शन में हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर s px और py मिक्स कर रहे हैं, s px py, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए, 3, तो कितने बनेंगे, 3, इनका नाम क्या होगा, sp2। क्या नाम होगा, sp2, एक s और 2 p, इसलिए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये xy है ना, s px लेट्स से और py, ये तीनों मिक्स हो रहे हैं, तो उसमें जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो किस प्लेन में बनेंगे, इन xy प्लेन। तो इससे ज्योमेट्री भी एक्सप्लेन होती जा रही है। अगर कहीं पे sp है तो वो क्या हो गया, x डायरेक्शन, इसका मतलब क्या हो गया, लीनियर, है ना, स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, लीनियर, है ना, दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल किसमें, एक लाइन में है, वाई डायरेक्शन में। चलो ये मैं बाद में आता हूँ, इस पर लीनियर वाले बात पे थोड़ी देर बाद। ये किसमें हो जाएंगे, एक्स वाई प्लेन। इतनी बात समझ में आ रही है?
अगर S Px Py Pz सब हो गए तब 4 एटॉमिक ऑर्बिटल क्या कहलाया जाएगा? sp3। अब x Px Py Pz है तो ये किसमें होंगे? इन XYZ डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या है? इन 3D, 3 डायमेंशन होगा। स्ट्रक्चर क्या होगा? 3 डायमेंशनल, XYZ तीनों में आएगा, हर डायरेक्शन में। ऐसे कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो मैं sp3d कर दूं, है ना, s px py pz प्लस dz स्क्वायर, तो कितने हो जाएंगे? 5। क्या हो जाएंगे? sp3d। और ये भी फिर 3 डायमेंशनल में होंगे, है ना, ऐसे 3D x y z सब z तक आ रहा है, राइट? ऐसे तो ऐसे आपको समझ में आ गया, नेमिंग समझ में आ गई। हाइब्रिड ऑर्बिटल की नेमिंग क्या सिग्निफाई कर रही है वो, क्लियर है इतनी बात? किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो ये नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल समझ में आ गए। अब दिखता कैसे है ना, हाउ दिस हाइब्रिड ऑर्बिटल लेट्स से वी आर गोइंग टू सी। ठीक है, so how will we identify if the sp3 show hybrid orbital or number of electrons in p orbital? मतलब हाथ उठाओ और अनम्यूट करके अपने आप को बोल दो, क्या कह रहे हो? हाँ बोलो, you can unmute yourself. हेलो सर, आवाज आ रहा है? हाँ सर तो हम लोग जब इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन लिखते हैं तो S2p3 वैसे लिखते हैं, तो इसमें भी 4sp3 वे लिख रहे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसे ही लिखेंगे। यहाँ तो हम क्या बता रहे हैं, हमें भैया बॉन्ड एंगल नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे एक्सप्लेन करें, तो जस्ट फॉर दैट, फॉर द सेक ऑफ दैट पार्ट वी आर सेइंग कि लेट्स से कंसीडर हाइब्रिडाइजेशन, कि मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एक्सप्लेन कर लो, और जहां जहां पे जो बात सही है ना, जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ कि राइट, लेट्स से मैं हाइब्रिडाइजेशन बस एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं बॉन्ड एंगल बता सकूं। बाकी सब जगह तो वैलेंस बॉन्ड की थ्योरी ठीक है ना, तो बाकी सारी चीजें मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक्सप्लेन कर दूंगा। जहां मुझे समझ में नहीं आएगा वहां पे मैं हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट लगा दूंगा। सर लेकिन ये हाइपोथेटिकल है ना, तो हम लोग को पता अरे नहीं चलेगा फिर भाई आदि केमिस्ट्री हाइपोथेटिकल। भाई ये बताओ, एटॉमिक लेवल पे बताओ सर्टेनिटी है क्या? एटॉमिक लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे सर्टेनिटी है? हमको इतना तक तो पता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, प्रोबेबिलिटी में जी रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे तुम्हें सर्टेनिटी कहाँ से आ जाएगा? वहां पे तो हाइपोथेटिकल ही रहेगा ना। यू कैन नेवर बी श्योर कि यही हो रहा होगा, राइट? यू कैन ओनली लेट्स थिंक से कि यार देखो सारे एक्सपेरिमेंट जो है ना ये रिजल्ट दे रहे हैं, तो शायद ऐसा कुछ हो रहा होगा। जैसे मैंने वो तुम्हें कहानी सुनाई नहीं थी शुरुआत में, कि तुम्हारे घर, तुम घर से बाहर गए, घर से बाहर से जब तुम वापस आए तो तुमने देखा तुम्हारा रूम जो है वो चेंज था। तो देन यू विल गेस अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस कि भाई पेस्ट कंट्रोल हुआ होगा, पेंट हुआ होगा, तुम्हारे घर में कोई पेट है तो उसने मक्कारी की होगी, या छोटा बच्चा है, या मम्मी ने तुम्हारा रूम साफ कर दिया। वैसे 5-10 पॉसिबिलिटी बन सकती है ना। यस सर। हाँ, फिर उसमें बैठ के क्या करोगे? हाइपोथेटिकली आइडिया लगाओगे ना, कि तुम्हें थोड़ी पता है एग्जैक्टली क्या हुआ, राइट? है ना, यू विल से अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस कि भाई पेंट की स्मेल आ रही है तो कहोगे हाँ शायद पेंट हुआ होगा, है ना। पेस्ट कंट्रोल वाले की स्मेल आ रही होगी तो कहोगे पेंट पेस्ट कंट्रोल हुआ होगा, है ना। घर पूरा नीट एंड क्लीन दिख रहा होगा, हो सकता है घर में मम्मी वाले ने साफ सफाई कराई हो। हाँ सर। नहीं, हाइब्रिडेशन के लिए 2 सेंट्रल एटम नेसेसरी नहीं है, ये किसने बोल दिया? अरे एक सेंट्रल एटम में कई सारे एटॉमिक ऑर्बिटल हो सकते हैं या नहीं, वो आपस में इंटरमिक्स करेंगे। जैसे जैसे मैंने यहाँ नाइट्रोजन की बात की है ना, नाइट्रोजन का बॉन्ड एंगल हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा, राइट?
तो व्हाट वी आर सेइंग कि नाइट्रोजन के जो 2s और 2p हैं वो आपस में मिक्स करेंगे, और p में तो 3 p ऑर्बिटल्स है ना, राइट। तो अब हमारे ऊपर चॉइस है कि हम कितने एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स कराना चाहते हैं। जितने बॉन्ड हमें एक्सप्लेन करने हैं उतने हम एटॉमिक ऑर्बिटल को एक्सप्लेन करा देंगे, ठीक है। अभी हम उस पर आएंगे थोड़ी देर में। सूरज समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है। तो अभी ये बस नामकरण हो गया इनका कि भाई ये नामकरण हो गया कि ये sp बोले जाएंगे, ये sp2 बोले जाएंगे, sp3 बोले जाएंगे, राइट, लाइक दैट। सो लेट्स से कि अब ये दिखते कैसे हैं, हाउ, है ना, हाउ यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल। Hybrid orbital is represented as, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? छोटा लोब और एक बड़ा लोब, स्मॉलर लोब और ये बिगर लोब, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो कई बार हम इसको उड़ा देंगे, है ना, इसकी जरूरत नहीं है, मतलब ये है बट हम हर बार ड्रॉ नहीं करेंगे, राइट, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है। तो बस ये एक तरह से एक लोब ही बड़ा लोब यही रिप्रेजेंट करना है, बिगर लोब। बिगर लोब मींस मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, and bigger lobe participate in bonding. In bond formation, ठीक है, राइट। अब जब हम बात कर रहे हैं बिगर लोब की, तो जैसे अगर हमने यहाँ पे बात की कि NH3 था, राइट, कहाँ गया? तो NH3 में ये जैसे हमने ये P बनाया ऐसे, और ये हमने बोला ये हाइड्रोजन की ऐसे ओवरलैपिंग हो रही है, राइट, यहाँ से। तो यहाँ पे दोनों लोग बराबर बराबर के थे, रादर देन जस्ट थिंकिंग अबाउट, है ना, ये वाला जो लोब है, इसमें से हमने क्या किया, हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे दिखेगा, ऐसा, और ऐसे हाइड्रोजन की ऐसे ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो कुल मिला के ये क्या है, इसको फिर हम ऐसे गायब भी कर देंगे जब बनाएंगे, तो हम इस पे ही बस फोकस करेंगे, बिगर लोब, जहाँ पे बॉन्डिंग ऐसे ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। क्योंकि ऐसे बनाते हैं ना तो बहुत कंफ्यूजन होता है, ये वाला जो है ना और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ड्रॉ करने में, ठीक है। बट ऐसा हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, और हमने बोल दिया कि बिगर लोब जो है वो पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में, क्योंकि हमें एक ही साइड का बॉन्ड दिखाना है, तो हमने ऐसा बना दिया है, राइट। इधर वाले का हमें कोई ज्यादा यूज नहीं है, राइट। बॉन्डिंग होनी है तो एक ही साइड होनी होगी ना, तो उस तरह हमने बिगर लोब बताया, और दैट बिगर लोब पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ये बात क्लियर है? अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन क्या बता रहा है? एटॉमिक, लेट्स से, स्ट्रक्चर बता रहा है। So which type of bonds are going to, let's say, represent atomic structure? Sigma or pi? Sigma bond. मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे अगर मान लूं, right? Let's say if I am going to take example of जैसे CO2 का एग्जाम्पल लेता हूं। यहाँ पे कार्बन एक साइड में ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड। जैसे ये बॉन्ड बन गया, वैसे ये डायरेक्शन तय हो गई कि भाई ये इस डायरेक्शन में ये ऑक्सीजन है। इसके ऊपर जो पाई बॉन्ड है उसकी ओवरलैपिंग से डायरेक्शन स्ट्रक्चर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो तो हमेशा परपेंडिकुलर है, राइट, सिग्मा बॉन्ड जिस डायरेक्शन में बन रहा है। इसी तरह से ये वाला ऑक्सीजन, इसने एक बॉन्ड बना लिया, राइट, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड बन गया इसके दूसरे पीस है। तो जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो किसके कारण दिख रहा है? बॉन्ड किधर बन रहा है, मतलब ये कार्बन ऐसे एक लड्डू बना हुआ बड़ा सा, उसमें जैसे छोटे छोटे, मतलब दो और, सॉरी, ऑक्सीजन थोड़ा सा छोटा होगा बट बहुत ज्यादा छोटा नहीं होगा, है ना, लेफ्ट टू राइट साइज घटता है। एक बड़ा सा लड्डू बनाया, दूसरा छोटा सा लड्डू बनाया, ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसमें जो पाई बॉन्ड है उसके कारण ये स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। किस पे स्ट्रक्चर पे फर्क किस तरफ से पड़ रहा है कि जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है, वो किस डायरेक्शन में हो रही है,
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इतनी बात समझ में आ रही है? तो हाइब्रिडेशन कॉन्सेप्ट से क्या पता चलता है, कौन से वाले बॉन्ड बनते हैं? सिग्मा बॉन्ड, राइट? कौन से वाले? हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से कौन से वाले बॉन्ड्स हम बताएंगे? सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है? यहाँ पे लिख लेते हैं, फिगर लो पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है? तो इसमें एक पॉइंट और आता है, राइट? इसमें आता है कि एक टर्म है हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल्स टू let's say, or hybridization is decided by a steric number, where steric number is equals to number of sigma bond plus lone pair. लोकलाइज्ड का मतलब क्या होता है? लोकल, वहीं रहने वाला। डीलोकलाइज्ड का मतलब क्या होता है? जो घूम जाए, है ना, एक जगह से दूसरी जगह। डीलोकलाइज्ड कहाँ पे देखा था? रेजोनेंस में। तो ऐसा लोन पेयर जो कहीं नहीं जाए, है ना, वहीं पे रहे, उसी एटम पे रहे, उससे स्टेरिक नंबर निकालते हैं। तो जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ, फिर समझाता हूँ। तो हाइब्रिडाइजेशन इज डिसाइडेड बाय स्टेरिक नंबर, वेयर स्टेरिक नंबर इज नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। जैसे एग्जांपल है NH3, इसमें हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है, हमने इसका रफ स्ट्रक्चर बना ली लाइक दिस, एंड नाउ वी नो हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर। 1 2 3 है ना, 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। सो स्टेरिक नंबर क्या हो गया? स्टेरिक का मतलब है इन स्पेस, स्टेरिक मतलब इन 3D स्पेस की बात हो रही है। तो ऐसे एक नंबर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कितने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड है, उसके हिसाब से हम बताएंगे हाइब्रिडेशन क्या है। तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया? 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, है ना। नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, कितना हो गया? 4। 3 + 1 4। 4 मीन्स sp3। 4 मीन्स which type of, let's say, 4 atomic hybrid orbital बनेंगे? sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन क्या हो गया? sp3। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जैसे मान लो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं 7, 1s2 2s2 2p3। तो ये 2s है, ये 2p है, राइट। तो हम ये बोलेंगे कि ये जो 2s और ये 2p के 4 ऑर्बिटल हैं, चारों मिक्स हो जाएंगे आपस में। एक ये 2s का एक एटॉमिक ऑर्बिटल और ये p के 3, है ना। तो s + px + py + pz तीनों मिक्स हो गए, क्या बना रहे हैं? 4sp3 हाइब्रिड। ठीक है। अब ये 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक हाइब्रिड ऑर्बिटल दिखाएगा लोन पेयर को, बाकी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल किसको दिखाएंगे? सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन को। ये कुछ समझ में आया? बाउंस हो गया होगा आई थिंक। फिर से सुनो क्या करना है, देखो। ये बिगर लोब्स मैंने बता दिया, बिगर लोब बनाएगा बॉन्ड फॉर्म। अब ये बिगर लोब कौन सा बॉन्ड बनाता है? सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, जब भी बॉन्ड बनेगा तो सिग्मा बनेगा, पाई नहीं बनेगा। पाई का स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है, और हम स्ट्रक्चर ही डिसाइड कर रहे हैं। स्ट्रक्चर मतलब स्केलेटन। जैसे तुम हमारी बॉडी में, तुम्हारी जो हड्डियां है ना, वो बता रही हैं कि भैया हाथ कहाँ जुड़ा है, पैर कहाँ जुड़ा है, राइट, लाइक दिस, है ना। अभी आएंगे, है ना। पहले ये समझ में आया तुम्हारी बॉडी का जो स्केलेटन है वो हड्डियों की, है ना, पोजीशन से समझ में आ रहा है, राइट, कि कहाँ पे तुम्हारी बोन्स है, और अकॉर्डिंग टू दैट हाउ यू लुक लाइक। तुम्हारी बॉडी पे जो तुम्हारा फैट है ना, या जो बाकी और, राइट, ठीक है, और जो भी चीजें हैं उससे स्ट्रक्चर नहीं डिसाइड हो रहा, राइट, है ना। वो तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, कनेक्टिविटी डिसाइड हो रही है बोन से, ऐसा ही समझ लो। स्ट्रक्चर का कि जो कोई भी मॉलिक्यूल है वो कैसा दिखेगा, वो किस बात से डिसाइड हो रहा है कि भाई
उनके बीच में सिग्मा बॉन्ड कैसे लगे हुए हैं और उन सिग्मा बॉन्ड्स के बीच में एंगल क्या है, पाई बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अभी हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर का भी रोल आता है। क्यों? लोन पेयर भी रिपल्शन लगाता है। लोन पेयर है, वहां कहीं पे भी रिपल्शन लगाएगा तो वो क्या करेगा, जो बाकी ऑर्बिटल्स हैं उनको रिपेल करेगा, या फिर बाकी जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको रिपेल करेगा, इसलिए लोन पेयर को भी काउंट कर रहे हैं, अभी आगे समझाएंगे, ठीक है, राइट। तो फिर यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की काउंटिंग में सिग्मा के साथ साथ लोन पेयर का भी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि लोन पेयर इज सप्लाइंग द रिपल्शन, है ना, वो सेंट्रल एटम पे प्रेजेंट है और वो रिपेल करेगा, इसलिए वी आर टेकिंग लोकलाइज्ड लोन पेयर। और कौन सा लोन पेयर ले रहे हैं? जो वहीं रहने वाला है। वी आर नॉट टेकिंग डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। डीलोकलाइज्ड लोन पेयर मतलब रेजोनेंस बताया था, जहाँ पे लोन पेयर एक एटम से दूसरे एटम पे शिफ्ट हो सकता है। तो ऐसा लोन पेयर जो दूसरे एटम पे चला जाएगा, राइट, वो पाई बॉन्ड फॉर्म कराएगा, है ना। लोन पेयर दूसरे पे शिफ्ट होगा तो क्या होगा, वो पाई बॉन्ड कराएगा। अगर याद हो N3 माइनस का स्ट्रक्चर, राइट, हमने ऐसे बनाया था। तो ये माइनस का मतलब है यहाँ पे एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर इधर जाएगा तो ट्रिपल बॉन्ड बनने लग जाएगा और ये इधर डबल 2 माइनस बनने लग जाएगा, राइट। तो अभी बस इतना याद रखना है, लोन पेयर जो लोकलाइज्ड होता है, लोकलाइज्ड मतलब वहीं रहने वाला, जो घूम नहीं रहा है, वो काउंट करेंगे। ऐसा लोन पेयर जो घूम रहा है उसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो बस अब यहाँ पे क्या होगा, NH3 के लिए हमने निकाल लिया कि भाई कौन से कितना 4 चाहिए आपको, 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर। 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, बस। अब आपको पता चल गया कौन से s पार्टिसिपेट कर रहे होंगे sp3 के लिए, ये 2s और 2p के तीनों एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करके 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं। N3 माइनस शोज रेजोनेंस। अभी चलो यहाँ पे आते हैं, इतनी बात में कोई दिक्कत, थोड़ा और समझते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, तो उसमें एक है नोट, नेक्स्ट पॉइंट है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में है क्या, इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, है ना, orient themselves in such a way that, है ना, the distance between orbitals, or you can say electrons, orbitals में क्या है, electrons, है ना, is maximum and repulsion is minimum, ठीक है। रिपल्शन मिनिमम का मतलब क्या है, मोस्ट स्टेबल कंडीशन, है ना, मोस्ट स्टेबल कंडीशन, राइट। खुश है सब लोग, स्टेबल है, राइट, रिपल्शन कम से कम लग रहा है तो। Hybrid orbitals orient themselves in such a way that distance between orbitals is maximum and repulsion is minimum। समझते हैं ये बात क्या है। तो जब हमने बात की sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की, जैसे यहाँ पे लिखते हैं एग्जांपल sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो हमें पता चला 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अच्छा, ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में अपने आप को कैसे ओरिएंट करें कि इनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस हो। मैक्सिमम डिस्टेंस का मतलब है मैक्सिमम एंगल, है ना। मैक्सिमम डिस्टेंस का मतलब क्या है, मैक्सिमम एंगल। इतना समझ में आता है। जैसे मान लो 2 लेट्स से लाइन है, इनके बीच की डिस्टेंस देखनी है, राइट, इन दीस 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस देखनी है, ठीक है। तो जैसे जैसे इनके बीच का एंगल बढ़ाते जाएंगे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, राइट। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में कैसे ओरिएंट करेंगे अपने आप को, 180 डिग्री पे ओरिएंट करेंगे कि नहीं। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा हो गया, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा हो गया। छोटे वाले को भूल जाओ, है ना, इसकी कोई जरूरत नहीं। ड्रॉ करो, अभी ड्रॉ कर लो, लेकिन बाद में जब हम बॉन्ड बनाते हैं तो जल्दी जल्दी में बस इतना ही ड्रॉ करते हैं। तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल लुक्स लाइक 1p ऑर्बिटल। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये क्या बना दिया।
वो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है। तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं? यस भाई, हाँ ना, जल्दी बताओ। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा होगा, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा होगा, इन दोनों को जोड़ दो, राइट। तो ये ऐसा बन गया और ये आपस में एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे। तो अब इनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। अच्छा, ये कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है ना? तो इसका एक पोल ले लेते हैं। हाथ उठा लो, हाँ हाथ उठाओ, लेकिन हाथ उठा, बहुत कम लोग हाथ उठाते हैं। अभी देखो ओवरऑल पिक्चर अब ये नहीं बनेगी, अभी बस इतना बताओ जो समझा रहे हैं वो समझ में आ रहा है ना? वो कैसे, क्या वो ऐसे पजल्स है ना? अभी एक एक पॉइंट हमने समझाया है, जब सब जोड़ देंगे तो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। एक एक पॉइंट जब समझते जाओ। वैसे ये दो हो गए, अब मान लो, राइट, तो 180 डिग्री हो गया। अब मान लो लेट्स से हमने यहाँ पे बात की sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की, तो कितने आए? 3 आए। 3 लाइंस बताओ, 3 लाइंस आपस में कैसे होंगी बताओ? एक प्लेन में होंगी, है ना? सर एस एंड पी हाइब्रिड ऑर्बिटल में एस ऑर्बिटल कहाँ है? अरे भाई मिक्स हो गए ना, एस पी मिक्स हो गया, एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया। और एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा दिखता है, एक एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल, इन दोनों को जोड़ दिया तो ये 2 एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे दिखते हैं। अब एस और पी की इंडिविजुअल बात थोड़ी ना करेंगे, अब तो मिक्स कर दिया है ना, है ना? अब तो मिक्सी में चला दिया इन दोनों को, अब ये मिक्स हो चुके हैं, अब तो ढूंढ नहीं सकते हो ये ऐसे और ये भी है। समझ में आया ये बात? हाँ कर लो भाई, तुम हाथ नीचे, बहुत दर्द हो रहा होगा तुम तो इसको इस तरह से भी एंगल देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे टोटल एंगल होता है 360, और आपने 2 पार्ट में कर दिया तो 180 हो गया, ठीक है। सूरज समझ में आ रही है बात या नहीं? अभी जो आपने पूछा था डाउट, आपको क्लियर हुआ? थोड़ा थोड़ा क्या नहीं हुआ बताओ? अच्छा बोलो, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। सर मतलब समझ में नहीं आया कि एस और पी मिक्स होने के बाद ये दोनों भी वापस से क्यों मिक्स हो गए? मिक्स थोड़ी ना हो रहे हैं, साथ में है ना, ये मिक्स थोड़ी ना हुए, ये एक एस, और ये न्यूक्लियस तो यहीं पे होगा, ये न्यूक्लियस, अब 2 ड्रॉ करो, ये बीच में जो ज्वाइन हो रहा है वो क्या है? न्यूक्लियस है ना। हाँ सर। पी ऑर्बिटल ऐसे था ना, अब ये पी एक्स है और ये पी वाई है। अब तुम कहोगे सर ये कैसे मिक्स कर दिया आपने, दोनों एक साथ ड्रॉ कर दिए? तो वैसे यहाँ किया है, एक ऐसे लिखा, एक एस पी, दूसरा ऐसे लिखा। ठीक है सर। ठीक नहीं है तो मैं, कुछ गड़बड़ है, तुम बताओ क्या दिक्कत है? पहले ये समझो, नाइट्रोजन, जैसे मैं सेंट्रल एटम नाइट्रोजन ले रहा था, नाइट्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में पार्टिसिपेट करके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। तो हाँ पहले सर। नाइट्रोजन के 3 ऑर्बिटल ऐसे लिखता मैं, एक पी एक्स, पी वाई, पी जेड, एस, ऐसे लिखता है ना सब एक साथ। अब मैंने क्या किया, इसके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिए। 4 कैसे लिखूंगा मैं? एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, अभी तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक साथ ही लिखूंगा ना। हाँ अच्छा। तो मिक्सिंग कहाँ हो रही है? कुछ मिक्स थोड़ी ना हो रहा है। अब मान लो कहीं पे 2 होते, कहीं पे 2 ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रहे हैं,
ये s और ये p आपस में मिक्स हो रहा है तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, एक sp ये और एक sp ये, ये न्यूक्लियस है। ओके सर। पक्का ना? हाँ सर। पक्का? तुम्हारी आवाज से नहीं लग रही है बात। सर मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है सब कुछ चीजें। अरे तो एक एक पॉइंट पे फोकस करो ना, बताया तो अभी तुम्हें, एक एक पॉइंट फोकस करो, जो एक पॉइंट ना समझ में आए वो बताते जाओ। ये समझ में आ गया, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल 180 हाँ डिग्री पे आएंगे, हाँ पिक्चर बनेगी क्लियर, वो जब सब सारी बातें आएंगी ना तब एक साथ बनेगी। अब sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में कैसे बनेंगे, तो एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, तो इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो जैसे अगर मान लो पहले एक एग्जांपल था, लेट्स से इफ आई एम गोइंग टू टेक वन एग्जांपल, मैंने मान लो पहले BF3 लिया, ठीक है, BF3, तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या स्ट्रक्चर बनता, 90 डिग्री एंगल बनता। बट एक्सपेरिमेंटली एंगल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में तो 90 डिग्री एंगल ही आएगा, क्योंकि वहां तो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं ओवरलैपिंग में, तो px py के बीच में तो हमेशा एंगल 90 डिग्री होता है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से तो एंगल हमेशा 90 ही आएगा। ठीक है, किसी भी एंगल को बात कर लो हमेशा वो 90 ही रहेगा। ठीक है, या फिर कभी कभी अनडिटरमाइंड भी हो सकता है एंगल, कि मान लो s ऑर्बिटल है, s का तो कोई डायरेक्शन नहीं है, तो s ऑर्बिटल और p, लेट्स से कहीं पे p ऑर्बिटल के कारण बॉन्ड बन रहा है तो उनका बॉन्ड एंगल बता नहीं सकते। बट मेजरली क्या है, कहीं पे भी अगर अगर ओवरलैपिंग हो रही है तो 90 डिग्री का एंगल आएगा, क्योंकि px और py के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, बट एक्सपेरिमेंटली BF3 में एंगल कितना आता है, 120 डिग्री। तो ये 120 डिग्री एक्सप्लेन हो गया कि नहीं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन से, कि ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में इस तरह से हैं कि इनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस हो। मैक्सिमम डिस्टेंस का मतलब क्या है, एंगल हो गया 120 डिग्री। क्लियर है ये बात? तो ये BF3 का स्ट्रक्चर ऐसे एक्सप्लेन हो गया, राइट। बोरॉन इज गोइंग टू फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड्स विद फ्लोरीन, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3, है ना। आप पहले रफ स्ट्रक्चर बनाओगे BF3 का, है ना, फिर आप कहोगे कि अच्छा यहाँ पे 3, तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स, 3 सिग्मा बॉन्ड्स मतलब स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, ऐसा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, 3 सिग्मा बॉन्ड्स मतलब sp2, और इनके बीच में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है। तो एक्सप्लेन हो गया ना बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। चलो दूसरा एक एग्जांपल लेता हूँ, हो सकता है ये BF3 वाला एग्जांपल ना बताओ, लेकिन सबको ईथीन का एग्जांपल तो पता होगा। ईथीन में 120 डिग्री एंगल बोलते हैं या नहीं, ईथीन में बोलते हैं ना, है ना, ईथीन पढ़ा है ना। ईथीन में ये वाला एंगल, राइट, अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री आता है या नहीं। चलो ऐसा स्ट्रक्चर तो पढ़ा ही है ना, चलो एंगल नहीं पढ़ा हो, ऐसा पढ़ा है। हाँ, तो अगर ये एंगल्स सारे जोड़ लेंगे तो 360 हो जाएगा, तो 120 डिग्री एंगल, राइट। तो ये 120 डिग्री एंगल कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, देखो यहाँ पे देख ले रहे हैं, इस ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, बताओ हाउ मेनी बॉन्ड्स आर इट इज, दिस कार्बन इज फॉर्मिंग सिग्मा बॉन्ड्स। ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, और हर बॉन्ड में एक सिग्मा रहता है, तो 3 सिग्मा हो गए। 3 सिग्मा मतलब sp2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, बॉन्ड एंगल आ गया 120 डिग्री के पास। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट से ये एंगल 120 डिग्री वी कैन एक्सप्लेन, है ना। अच्छा, स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ किया है ना, या आप लोगों ने ऐसा स्ट्रक्चर तो ड्रॉ नहीं किया है कभी, ऐसा स्ट्रक्चर। एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या, ये हाँ ये किया होगा, बट ये इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन, इसको बस रिप्रेजेंटेशन के लिए बता दे रहे हैं। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर क्या है, बस रिप्रेजेंटेशन है। एक्चुअल में मॉलिक्यूल कैसे दिखता है, ऐसा। नहीं तो अभी क्या करो, गूगल पे जाओ और तुरंत सर्च करो, है ना, इथीन कैसा दिखता है, ऐसा, ऐसा दिखेगा। अच्छा, एसिटिलीन कैसे दिखता है, एसिटिलीन की भी चलो बात करते हैं। इथीन में चलो तब भी हो सकता है कंफ्यूजन हो कि ठीक है ये आप 90 डिग्री के हिसाब से, है ना, ये तो बस रिप्रेजेंटेशन के लिए 2 डायमेंशन में बना रहे हैं ना, आसान रहता है लिखना, इसलिए ये लिखते हैं।
सही में स्ट्रक्चर कैसा होगा? अच्छा एसिटिलीन देखो, एसिटिलीन सबने एसिटिलीन तो ऐसे ही देखा होगा ना, किसी ने ऐसा तो नहीं देखा है? सबने ऐसा देखा है ना? हाँ, अब बताओ इस कार्बन, ये कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स इट इज फॉर्मिंग? 2 है ना। इस कार्बन की बात हो रही है, केवल इस कार्बन की, है ना। डू नॉट गो टू दिस की टोटल सिग्मा काउंट कर लो, केवल इस कार्बन की बात हो रही है। ये कितने बना रहा है ना? तो 2 सिग्मा बना रहा है। इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp। तो अब देख लो यहाँ पे ये बॉन्ड एंगल कितना है, 180 डिग्री दिख रहा है सबको कि नहीं? ऐसे ये वाला कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? 2, है ना। तो ये बॉन्ड एंगल भी क्या दिख रहा है? 180, राइट। sp हाइब्रिडाइजेशन, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp, बॉन्ड एंगल 180, तो ये स्ट्रक्चर लीनियर हो गया। इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चर इज लीनियर। समझ में आया सूरज? अभी थोड़ी पिक्चर क्लियर हो गई तुम्हें? हाँ, तो ऐसे अभी आगे आएंगे थोड़े, जब एग्जांपल करेंगे तो उससे कवर होगा। तो अभी हमने ये ज्योमेट्री एक्सप्लेन की कि 120 डिग्री एंगल बनेगा अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो। ठीक है, अब चलते हैं sp3। sp3 3 डायमेंशनल है, तो वो एक पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, sp3 3 डायमेंशनल है। तो अगर एक ही प्लेन में बना दे तो एंगल आता 90, है ना। ये 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशन होने के कारण क्या हो जाएगा? बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। और बॉन्ड एंगल कितना आता है? 10। किसी ने पढ़ा टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बॉन्ड एंगल, उसमें कभी बताया गया किसी को? टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर, मीथेन का स्ट्रक्चर पढ़ाया होगा, मीथेन टेट्राहाइड्रल सुना है? टेट्राहाइड्रल इसको बोलते हैं लीनियर स्ट्रक्चर को। ये हो गया आपका प्लेनर, इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर प्लेनर। टेट्राहाइड्रल नहीं सुना तो आप सुन लो तो इसको बोलते हैं नेक्स्ट टेट्राहाइड्रल। अभी आते हैं तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बनेंगे? अब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने, कैसे बनाएंगे? एक लोग, दूसरा लोग, ऐसे समझाता हूँ मैंने, रुक जाओ। टेट्राहाइड्रल को ऐसे समझाता हूँ मैंने बना के। मान लो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, ड्रॉ करने में ऐसे, और इसके टॉप पे एक और पॉइंट है, ठीक है। तो ये पिरामिड टाइप का दिख रहा है ना। इसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? टेट्राहाइड्रल। हेड्रल का मतलब होता है फेसेस, हेड्रल मींस फेसेस। बताओ इसके कितने फेसेस हैं? तो वी कैन काउंट, है ना। एक तो ये वाला फेस है, एक, दूसरा ये, तीसरा ये बाहर वाला है ना, जो आपको मतलब फील नहीं हो रहा होगा, ये वाला है 3, और ये चौथा नीचे। हाउ मेनी फेसेस आर देयर? 4। तो इसीलिए इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। हेड्रल मींस फेसेस, 4 फेसेस। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ये जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, अगर इसके सेंटर पे यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, इसके सेंटर पे एक पॉइंट ले रहे हैं। अच्छा ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये सब है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है, पहले बता दिया था ना, ये सब इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं सारे के सारे, ये जितने भी बन रहे होंगे। इसका मतलब क्या है? इन पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम है ना। 3 डायमेंशन में बना है, इसका मतलब क्या है? ये डिस्टेंस इसके बराबर, ये डिस्टेंस इसके बराबर, ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे है एक दूसरे से ये पॉइंट्स।
तो अगर इसके बीच में एक सेंटर ले लेते हैं, राइट, और इन पॉइंट्स की तरफ अगर हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपने ओरिएंट कर दें, है ना, डायरेक्टेड कर दें, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या हो जाएगा, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। और इसको क्या बोलेंगे, है ना, इस स्ट्रक्चर को, है ना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन से बना हुआ टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बोलेंगे। ये हो गया, ऐसे मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ एक, जो ये पीछे वाला है इसको आगे की तरफ ड्रॉ कर देता हूँ। ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इनके बीच में एंगल कितना होगा, व्हाट इज द एंगल, 109 डिग्री 28 मिनट और अप्रोक्सीमेटली 109.5 डिग्री। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल। ठीक है, ठीक है, तो मैं ऐसा, मैंने कुछ पेन लेके आया हूँ मैं, एंड आई एम गोइंग टू शो कि वो कैसा दिखता है हाइब्रिडाइजेशन में स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल। तो व्हाट यू नीड टू डू इज कि आप अपने अपने हाथ में ऐसे 3 पेन जोड़ो, है ना, ऐसा दिख रहा है, ठीक है, और एक पेन उसके ऊपर ऐसे ड्रॉ होगा, मतलब ऑब्वियसली थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट कैन यू इमेजिन। तो ये जो एंगल होगा, अगर ये, है ना, ये तीनों आपस में इस तरह से है कि इनके बीच की डिस्टेंस 120 डिग्री, वो सॉरी इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं, राइट, तो ये जो एंगल बनेगा ये क्या बनेगा, 109 डिग्री 28 मिनट बनेगा। दिख रहा है ये बात, है ना? अगर हम इसको ऐसे घुमा दें तो वही है कि अभी मैंने जो बनाया वो उतना अच्छे से हाथ से बना नहीं है, लेकिन आप किसी भी डायरेक्शन में घुमा दो पिरामिड ही रहने वाला है। सो यू विल टॉपल इन एनी डायरेक्शन, तो आपको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ही दिखेगा। सही है, ठीक है, तो इनके बीच में एंगल जितना आता है वो है 109 डिग्री 28 मिनट, और यही एंगल है आपका CH4 में, ठीक है, मीथेन के स्ट्रक्चर में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर 109 डिग्री 28 मिनट या फिर 109.5 डिग्री अप्रोक्सीमेटली। एक मिनट में 60, एक डिग्री में 60 मिनट, 28 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली आधा मिनट, है ना, 30 मिनट होगा एग्जैक्टली आधा मिनट, तो इसीलिए अप्रोक्सीमेटली लिखा है। क्लियर है इतनी बात? तो जैसे अगर एग्जाम्पल में लिखूं इसका, है ना, CH4, तो मुझे पता है, मैंने पहले ही देख लिया यहाँ पे हाउ मेनी, पहले मैंने रफ स्ट्रक्चर बनाया। सबसे पहला काम क्या है, ये सब पता करने का हाइब्रिडाइजेशन, पहले रफ लुईस स्ट्रक्चर बनाओ, है ना, काउंट हाउ मेनी सिग्मा आर देयर, 4 सिग्मा,
जैसे ही 4 सिग्मा आया आपको बदल गया sp3। अब इसकी सही शेप बनाओ कि ये कैसे दिख रहा होगा। CH4 उनके पीछे एंगल कितना हो गया 109 डिग्री 20। समझ में आया कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर? ठीक है, ऐसे चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ एक और। कहीं पे लिखा है POCl3, POCl3। तो फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में? 5। तो फास्फोरस को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। और थर्ड पीरियड ऑनवर्ड मैंने आपको ये बताया है कि ऑक्टेट एक्सपेंड भी हो सकता है, ऑक्टेट एक्सपेंड भी हो सकता है। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि फास्फोरस 3 बॉन्ड ही बनाएगा, फास्फोरस 5 बॉन्ड भी बना सकता है। तो POCl3 का स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। पहले आपको क्लोरीन के साथ एक बॉन्ड बनाना है, क्लोरीन को खुश रखना है, राइट? क्लोरीन हैप्पी, ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड चाहिए, तो ये ऐसा एक रफ स्ट्रक्चर बन गया, है ना? The moment you are able to find this structure, you are going to count how many sigma are there. Sigma 1 2 3 4 4 sigma sp3। अब स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे POCl Cl, ये आ गया टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। समझ में आया? क्या करना है, पहले रफ स्ट्रक्चर बनाओ, हाइब्रिडाइजेशन निकालो, फिर सही फाइनल स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे एग्जांपल था NH3 का, वो भी देख लेते हैं। NH3 में रफ स्ट्रक्चर हमने बनाया NHHH और एक लोन पेयर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। हाउ इट लुक लाइक, एक लोन पेयर एक इसकी डायरेक्शन में, बाकी ये 3 ऐसा हाइड्रोजन। सही हो गया, ऐसे देखिएगा। अब हम यहाँ पे बॉन्ड एंगल देख रहे हैं तो 107 डिग्री है। इट इज नॉट एग्जैक्टली 109 डिग्री, बट इट इज वेरी नियर टू 109 डिग्री 28 मिनट। तो अब हम इसमें इफेक्ट भी देखेंगे कि भाई किसका इफेक्ट आता है बॉन्ड एंगल चेंज करने में। तो लोन पेयर का कुछ इफेक्ट आता है जिसके कारण बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो जाता है। सो दैट कैन बी एक्सप्लेन, बट पहले तो था 90 और एक्चुअल आ रहा था 107। तो देयर इज नो, लेट्स से यू कैन नॉट फाइंड एनी कोरिलेशन राइट नाउ अकॉर्डिंग टू अस। बॉन्ड एंगल नीड्स टू बी 109 डिग्री, बट ये इसके क्लोजर है। तो अब हम फिर इफेक्ट पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ सारे बॉन्ड तो सेम है नहीं, ये लोन पेयर है, तो कुछ लोन पेयर के कारण कुछ इफेक्ट पड़ रहा होगा, राइट? जैसे CH4 में क्या था, ऑल 4 बॉन्ड्स आर सेम, so all bonds are going to repel each other equally. There is not a single bond which is more, let's say, stronger, which is having more electron density or going to repel strongly, right? ऐसा नहीं है। तो इसलिए एंगल परफेक्ट आ रहा था 109 डिग्री। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये लोन पेयर जो है वो रिपल्शन ज्यादा लगा रहा है, इसलिए एंगल थोड़ा सा कम हो जा रहा है, बट इट इज इन द विसिनिटी ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि हाँ हाइब्रिडाइजेशन ज्यादा बेटर है ना, एक्सप्लेन करने में। इतनी बात क्लियर है? चलो, तो ऐसे ही sp3d है ना, sp3d को 2 पार्ट में तोड़ते हैं, एक है sp2 और एक है pd। s प्लस px प्लस py, ये तो हो गया sp2, किसमें होगा xy प्लेन, और ये pd pz प्लस dz स्क्वायर, ये किसमें होंगे z एक्सिस में। इसलिए यहाँ पे जो शेप बनती है वो ऐसे बनती है। ठीक है, ऐसे 5 बनते हैं, where 3 are in one plane, 3 are in one plane, so these 3 are in one plane, and these are at the top of it and at the bottom of it, है ना। इसको थोड़ा सा बाद में बनाते हैं फिर से।
ऐसा। तो ये हो गया एक्स वाई प्लेन। और ये हो गया जेड एक्सिस। अब इसमें लोब बना लो, है ना। तो एक ये हो गया लोब ऐसे। ठीक है, ऐसा। ठीक है श्रेयन, यस लोन पेयर अगर आएगा तो उसका अभी इफेक्ट पड़ेंगे, आएंगे उस पर। लोन पेयर का इफेक्ट क्या होगा, ठीक है, और एंगल कैसे चेंज होगा। अच्छा अब यहाँ पे एंगल दो है, दो एंगल है। एक है 90 डिग्री का एंगल जेड एक्सिस और एक्स वाई प्लेन में, और एक है 120 डिग्री का एंगल, है ना। फिर से मैं ड्रॉ कर ले रहा हूँ यहाँ पे ऐसे। तो एक एंगल है 90 डिग्री का एंगल जेड एक्सिस और एक्स वाई प्लेन में, और एक है 120 डिग्री का एंगल, है ना, इन द एक्स वाई प्लेन। तो यहाँ दो एंगल है, इसीलिए यहाँ पे दो लेट्स से इनको पोजीशंस हैं। इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, तो ऊपर और नीचे एक्सियल पोजीशन, है ना। और इस प्लेन वाली पोजीशन को बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन। तो यहाँ दो अलग अलग पोजीशंस हैं, ऑल आर नॉट सेम, है ना। अच्छा इसमें ये पूछा जाता है कि ये कौन सा डी पार्टिसिपेट कर रहा है यहाँ पे, तो कौन सा डी पार्टिसिपेट कर रहा है, याद रहेगा डी जेड स्क्वायर, है ना। आउट ऑफ ऑल द डी एक्स बाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, कौन सा वाला पार्टिसिपेट कर रहा है, डी जेड स्क्वायर। पी जेड और डी जेड आपस में मिलके ऐसे जेड एक्सिस में दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही फिर sp3d, सॉरी sp3d2, sp3d2 कैसे बनता है, dsp2 प्लस pd। dsp2 भी एक हाइब्रिडाइजेशन होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखेंगे, यहाँ देखने को नहीं मिलेगा केमिकल बॉन्डिंग में, बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब ट्रांजिशन मेटल्स के जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें dsp2 आता है। तो ये dsp2 कैसा है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एस प्लस पी एक्स प्लस पी वाई। ये क्या हो गया एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई प्लेन में क्या होंगे, चार हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे। जैसे यहाँ पे क्या थे, sp2 था, तो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल एक्स वाई प्लेन में आए थे, राइट। यहाँ पे चार हाइब्रिड ऑर्बिटल एक्स वाई प्लेन में आएंगे, बाकी pz और dz स्क्वायर। तो इसमें कौन से दो डी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर जेड एक्सिस। देख लेते हैं तो ये कैसे आएंगे, हाउ वी आर गोइंग टू लुक एट देम। तो ये तो हो गए आपके फोर हाइब्रिड ऑर्बिटल इन वन प्लेन। स्क्वायर टाइप का, और इसमें एंगल कितना हो गया एक दूसरे के साथ 90 डिग्री। और फिर एक एट द टॉप ऑफ इट एंड द बॉटम ऑफ इट, एक ऊपर और एक नीचे, है ना। तो ये भी एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। सो ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ठीक है, मींस ऑल पोजीशंस आर इक्वल। यहाँ पे जैसे हमने दो इक्वेटोरियल एक्सियल पोजीशन दी थी क्योंकि अलग अलग थी, ये इक्वेटोरियल और एक्सियल नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो गया। अब इसमें ऐसे लूप बना लो, है ना, छह लूप आएंगे, और इसके कारण जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड। अच्छा इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ट्रायंगुलर सॉरी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कैसे, देखो ये ऐसे दिख रहा है ना, एक ये यहाँ पे ऐसे ट्रायंगल है, और एक ऐसे पिरामिड ऊपर की तरफ से पिरामिड नीचे की तरफ, ट्राइगोनल बेस उसके ऊपर दो पिरामिड, ट्राइगोनल बाई पिरामिड। समझ में आया, ये हो गया।
इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, यहाँ पे ऑल पोजीशंस आर इक्वल, ऑल पोजीशंस आर इक्वल, ठीक है। और ये कैसा दिखेगा, यहाँ पे स्क्वायर, इसके ऊपर बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, है ना, क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल क्यों, 8 फेसेस है, ठीक है, तो 4 ऊपर 4 नीचे। अगर ये ऐसे दे रखा है तो यहाँ पे 4 फेसेस आएंगे, इसका इसके साथ एक फेस, एक ऐसे इसका इधर की वाले के साथ, पीछे वाले के साथ 2 फेस, फिर इसका तीसरे वाले के साथ ये 3 फेस, और ये चौथा फेस, 4 ऊपर 4 नीचे, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल देख लिया आपने, हेड्रल मींस स्पेसेस। तो आज के लिए अभी ठीक है, नेक्स्ट क्लास यहीं से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, लिंक सेम है, ठीक है, लिंक सेम रहेगा। ठीक है, अभी आप लोग जा सकते हैं, जल्दी से लिखो, फिर उसके बाद तो मैं नेक्स्ट क्लास का लिंक भेजता हूँ। आप लोगों का लिंक सेम है, ठीक है, मैं ये मेरी एक और क्लास है उसका भेज रहा हूँ, ये मैं सोच रहा हूँ कि आपको भेजना है, आपका लिंक सेम ही है, ठीक है।